बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन है ये है बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने जो अवाम के साथ बराह रास्त अब से कुछ देर पहले टॉक की है, जो गुफ्तगू की है उस पर अब से थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ एयर यहाँ मौजूद थे तो जो मेरे मेहमानान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि सहाफ़त में हमें अरसा हुआ, लेकिन जो थोड़ा बहुत तजर्बा हमें रहा पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है उससे इंटरेक्शन करते हुए, उनके साथ रहते हुए, उनकी एक्टिविटीज़ को कवर करते हुए, यानी हमने मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को भी कवर किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को भी कवर किया, और हमने अपोजिशन में रहते हुए जो अब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के इमरान ख़ान साहब, उनकी सियासत को भी कवर किया। तो मैं उनसे अपना जो तजर्बा शेयर कर रहा था वो ये कर रहा था कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने, या जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उस लीडरशिप में मैंने इमरान ख़ान साहब से ज़्यादा किसी को वेल अवेयर नहीं देखा। हमारी उनके साथ जो निजी गुफ्तगू हुई, उनके साथ बैठ के जो गुफ्तगू हुई, और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ गुज़श्ता अपना 12 साल का तजर्बा, 2008-9 से जब हमने उनको फॉलो करना शुरू किया, और उनकी जो सियासत है मुख्तलिफ़ जगहों पे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करना शुरू किया, वो मामलात को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं। ग्रास रूट लेवल तक इमरान ख़ान साहब मसाइल को समझते हैं। अब वो हुकूमत में हैं, उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि वो जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है उसको वो ट्रांसलेट करें अपनी बेहतर गवर्नेंस के अंदर। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वो मालूम है कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि उन्हें मुस्तकिल माफिया का सामना है, वो काम करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें मौजूद होती हैं। तो अब उनको कैसे आगे बढ़ना है, और जो अब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आवाम के साथ, उनको क्या हासिल हो रहा है और बेहतरी की तरफ कैसे जाना है, इन्हीं मामलात पर अपनी इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब तारिक पीरज़ादा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। माहिर इक़्तिसादियात जनाब आमिर ज़फ़र दुरानी साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब, फौरी तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो आज इंटरेक्ट किया है, वैसे तो ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन फिर वो एक्सटेंड हुआ, मज़ीद 1 घंटा भी उन्होंने लिया और उन्होंने बात की, सियासत पे भी बात की, इक़्तिसादियात पे भी बात की, मसाइल पर भी बात की। क्या आपको हासिल हुआ है और क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये कितना इम्पोर्टेंट था आज? देखिए, जो एक बड़ा कायद या रहनुमा होता है ना, उसका पहला ताल्लुक अवाम से होता है, उसका पहला ताल्लुक बाकी तबकात से बाद में होता है। अगर अवाम और मुंतखब वज़ीर आज़म के दरमियान बराह रास्त राब्ता मुनफसिल है, कटा हुआ है, कम है, तो फिर इसका मतलब है कि रियासत के मामला ठीक नहीं चल सकते, क्योंकि जमहूरियत में अवाम के एतमाद से, जो कि हुकूमत पर उसको होता है या वज़ीर आज़म की ज़ात से, उसके बग़ैर तरक्की का सफ़र ना शुरू हो सकता है ना ख़त्म हो सकता है। तो ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है कुछ अरसे से वज़ीर आज़म ने, वो बहुत ज़रूरी था। इसको और मुतवातर बनाने की ज़रूरत है। बेशक इसका दौरानिया आप कम कर लें, लेकिन इसको तवातुर के साथ, तसलसल के साथ, हफ्तावार बुनियादों पर इस वज़ीर आज़म को जारी रखना चाहिए, ताकि महंगाई के अफरीद के बावजूद और दीगर मसाइल के बावजूद लोग ये समझें कि वज़ीर आज़म हमारे मसाइल की तरफ देख रहा है, सोच रहा है और उनको हल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन है, इसकी पहली ये सबसे बड़ी अफादियत है। दूसरी अफादियत बिल्कुल वाज़ेह है कि लोग बराह रास्त अपने मसाइल लेकर वज़ीर आज़म के पास आते हैं, किसी दरमियान के वास्ते के बग़ैर, किसी आज़म खान के बग़ैर, किसी तारिक पीरज़ादा के बग़ैर, किसी जावेद के बग़ैर। तो वो जो बराह रास्त मसाइल का जिक्र होता है, वो एक शख्स जो सवाल करता है, वो उसमें हज़ारों लोगों के उस मसाइल की नुमाइंदगी कर रहा होता है, क्योंकि हर शख्स का एक मसला जो है वो सिर्फ उसी का नहीं होता। मसलन ये कि चीनी का मसला है या प्लॉट का मसला है, नाजायज़ कब्जे का मसला है, तो वो हज़ारों लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है बिला इख्तियार के। चूँकि वो सवाल जो ही आता है सामने, तो उन लोगों की नुमाइंदगी उस सवाल के ज़रिए हो जाती है। तो ये बात आप देखें, मगरिब के ये इमरान ने असल में ये शुरू किया है ज़्यादा सिलसिला। वज़ीर आज़म इमरान ने, गलती की माफ़ी चाहता हूँ, वो बाहर तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मसलन आप देखें, ये ट्रंप अभी तक वज़ीर सदर था, अच्छा था या बुरा था उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो करते हैं कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने से पहले सीधा कैमरा जो है वो बराह रास्त आवाम की तरफ चला जाता है, साफ़ी सवाल कर रहे होते हैं, वो जवाब देते हैं। अच्छा, ये इतनी बड़ी रूटीन है
اتنا بڑا معمول ہے کہ لوگ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی گفتگو خاص ہو رہی ہے، لیکن رابطہ جو ہے لوگوں سے وہ برقرار رہتا ہے. چنانچہ دونوں بنیادوں پر یہ پیش قدمی بہت مثبت. ٹھیک ہے عامر صاحب، یہ ایک تو اقتصادیات کی بات کی وزیر اعظم نے اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران. دوسرا انہوں نے کہا کہ ویلتھ ہمیں کریٹ کرنی ہے، دولت ہمیں حاصل کرنی ہے، دولت ہمیں بنانی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اشارہ کیا یہ رابی سٹی کی طرف اور پھر یہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، یہ جو دو بڑے پروجیکٹس ہیں. وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہمیں تقریباً 6,000 ارب روپے مل سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا اقتصادیات کا ہے، کیونکہ ہم ابھی تک وہ فرماتے ہیں کہ 35,000 ارب تو ہم قرض واپس کر چکے ہیں، پھر 15,000 ارب سے زائد ہم سود کی مد میں دے چکے ہیں. یہ مسائل ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پھر مہنگائی کا ایک مسئلہ بھی آتا ہے، کیونکہ کئی کالرز نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی. تو ہمیں اب بہتری کی طرف جانا ہے. یہ کتنے سالڈ پروجیکٹس ہیں، ٹائم تو اس پہ لگنا ہے، یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا. جی شکریہ جاوید. میرا خیال میں جو آپ نے دونوں پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے ان کی کچھ بنیادی اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ بنیادی میں سمجھتا ہوں اس سے ہم اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے. تو اچھائی میں تو یہ ہے کہ یہ بات آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب یہ بولا کہ ہم ورٹیکل یعنی پلاٹ کا سوال تھا، لیکن انہوں نے بعد میں بڑا ٹائم لگا کے سمجھایا کہ اونچا چلے اونچا. تو یہ اونچا چلنے میں شہروں کو جو ہم نے کرنا ہے، آپ دیکھیے کراچی میں کتنی ہائی رائزز ہیں، کتنے فلیٹس ہیں، لیکن اگر آپ لاہور جو آپ نارتھ آتے جاتے ہیں، یہ لوگوں میں ایک پلاٹ کلچر آیا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں ان میں کوشش یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے عمومی طور پہ، کہ یہ ایک ہائی رائز کانسنٹریٹڈ ایریا جہاں کہ آپ کو اپنی جو آپ نے سہولیات دینی ہوتی ہیں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے گیس ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے آپ نے نکاسی کا انتظام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ زیادہ آسانی سے حکومت دے سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے کہیں جا کے قبضہ کر لیا اور آپ تیسری آپ کے والد صاحب نے چٹھی لکھ دی وزیر اعظم کو، جی ہاں گیس دے دیجئے. تو یہ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ شہر جو ہیں، اگر آپ یہ پچھلی صدی کے آخر میں یہ ورلڈ بینک کی کتاب ہے سٹیز ایز انجنز آف گروتھ، تو یہ تو بات بالکل حاصل ہے کہ جو شہر ہوتا ہے وہ منڈی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ منڈی جتنی بہتر کام کرے گی اتنا ہی زیادہ گروتھ ہوگی. لیکن اس منڈی کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے گا وہ کس شے کی منڈی ہے، وہ ان ساری چیزوں کی منڈی ہے جو آپ کہیں اور بنا رہے ہیں. تو اس میں ہمارا زراعت کا بہت بڑا حصہ ہے. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک زراعت کی کوئی نئی پالیسی لا رہے ہیں. وہ ہاں جی بالکل، انہوں نے کہا کہ وہ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا لا رہے ہیں. سب سے پہلی پالیسی تو یہ ہے کہ پلاٹ ختم کریں اور کم از کم ہمارے زراعت کی زمین کو پیچھے چھوڑ دیں. یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں اور زرعی زمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جہاں جہاں ہم دیکھتے تھے، اب بھی سڑک پہ سفر کرتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہیں، جہاں زرعی زمین ہوتی تھی وہاں اب سوسائٹیاں بن رہی ہیں. تو یہ وہ خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو بھی کچھ ریگولیٹ کرنا ہے، کیونکہ سوسائٹیاں بنتی جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں گیس دیں، بجلی دیں، اور وسائل پھر ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح سوسائٹی جو ہے نا، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ صبح اٹھے اور ذرا جا کے ٹی وی پہ ایڈ دیکھنے شروع کریں، خاص طور پر پرائیویٹ چینلز کے اوپر. تو وہ جب نجی چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں ایڈ، تو وہ ہر تیسرا ایڈ جو ہے وہ کسی سکیم کے بارے میں یا کوئی پلاٹ خرید لیں. ٹھیک ہے، میں اپنی ایس ایم ایس چیک کرتا ہوں، صبح 4 آفر آئی ہوتی ہیں، پلاٹ خرید لیں. میں اپنے جا کے ڈرائیور سے بات کرتا ہوں، کہتا ہے پلاٹ خرید لیں. ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پلاٹ کی صنعت ہے اس نے پاکستان کی تمام باقی صنعتوں کو کھا لیا ہے. یعنی آپ کے پاس وہ سرمایہ ہی نہیں ہے کہ آپ ڈالیں. تو پلاٹ کی جو صنعت ہے وہ کنسٹرکشن سے ذرا فرق ہوتی ہے. یہ جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہوتی ہے نا، لوگ اس کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں. بالکل. ہاں، لیکن اصل کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے ورٹیکل اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ جو پلاٹوں کی ہوتی ہے اس میں کنسٹرکشن کو وہ تقویت نہیں ملتی. لیکن ابھی آپ مثال طور پہ مطلب یہ بات نکلی ہے کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا بنیادی طور پہ کہ یہ اس کا ہم نے جانا کہاں ہے اس سارے کے ساتھ، میرے خیال میں یہ زراعت کا جو آج ذکر آیا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ کچھ کہیں بنتا ہے تو شہر میں بکتا ہے. ٹھیک ہے. تو منڈی کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں، بالکل. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس منڈی کے اندر جتنی وہ گنجان آباد جسے کہتے ہیں نا ڈینسٹی بڑھائیں گے اتنا بہتر ہوگا. اب آپ اندرون شہر لاہور کی وائبرنسی اور اکانومی دیکھیں اور آپ جا کے کہیں ڈیفنس کی اکانومی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. 650 یعنی 653 لوگ
1 स्क्वायर मीटर की उनकी पॉपुलेशन है, आप इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि वो सारी बचपन से ऊंचे ऊंचे मोहल्लों में रहते हैं। तो आप सोचें कि उधर क्या पावर होगी मंडी की, और एक जहाँ पे कि उस एरिया क्या आप 4 किनार के ऊपर 7 लोग रहते हैं। तो ये जो गुंजान आबाद वाला ये है, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। रावी पे अगर आप एक इजाजत देते जल्दी से, तो रावी पे ये है कि देखिए इस स्कीम का इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ख्वाब था जो पिछली हुकूमतों ने देखा था। ठीक है, इसमें बहुत ही एहतियात से, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब माहौलियात के बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम असेंशली यानी अगर देखा जाए तो एक लई नाला जिस तरह हमारा ना, हम लई नाले पे ये बनाने जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम सफाई भी करेंगे और इतने सारे लोगों का जो निकासी का पानी आएगा उसको भी साफ करेंगे। पाकिस्तान में रहते हुए थोड़ा सा हमें एहतियात से सोचना पड़ेगा। ठीक। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने स्कीमों का CBD का और राडा का जिक्र किया है, ये अभी कोई 5 साल में नहीं डेवलप होने वाली। ठीक। इसको तकरीबन आप बहरिया को देख लीजिए, 25 साल लगे बहरिया को स्टार्ट होने से। मतलब एक मैं ये नहीं कह रहा अच्छा या बुरा, ठीक है, लेकिन ये कि तो ये 25 साल स्कीम है, सही, ठीक है, इसको कंप्रेस करके 10 पे भी ले आएंगे। वो प्रोडक्टिविटी का तो असल बात जो करने की है कि जो शहर आपके पास अभी है वहां बिल्डिंग रेगुलेशंस, परमिट्स को इजाजत दीजिए कि वो ऊपर जाए। ठीक है। हमें इस वक्त गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इक़्तिसादियात आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने रिसेंटली ज्वाइन भी किया इक़्तिसादी काउंसिल को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी तश्कील नौ की है। आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। आबिद साहब, आप फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़े मसाइल का भी जिक्र किया, इक़्तिसादी मसाइल का। जब उनसे सवाल किया गया महंगाई के हवाले से, ये गैस और बिजली के हवाले से उनका कहना था कि ये जो IPPs के साथ मुआहदे हुए, फिर जो पिछले गैस के मुआहदे थे उसकी वजह से हमें महंगी खरीदनी पड़ रही है, लेकिन ये जो IPPs के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं उसको हमने फिर ज़ाहिर है उसको रिवाइज भी किया है इस मौजूदा हुकूमत ने। तो हमें कुछ लग रहा है कि बेहतरी कुछ आने वाले दिनों में महसूस करेंगे पाकिस्तान के अवाम। जी देखिए जावेद साहब, इस वक्त ना साइमल्टेनियसली 2 चीजें जो है वो हुकूमत कर रही होगी और करने की कोशिश कर रही है। वो ये है कि एक तो जो ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई पड़ी है, जो उजाड़ आया हुआ है, भले वो IPPs मुआहदात की वजह से है या वो एनर्जी सरप्लस डेट जो कि अब 2.6 ट्रिलियन के लगभग पहुंचने वाला है क्यूमुलेटिव नंबर उसका, उसको टैकल करना है। बाकी चीजें तो एक तुमको टैकल करना है, और दूसरा ये है कि उसके जो मुजम्मरात हैं उससे लोअर इनकम अर्नर और मिडिल इनकम अर्नर को सेफ रखना है। और ये दोनों चीजें जो है ये 2 पैरेलल स्ट्रेटजीज होंगी। इस वक्त हुकूमत की मेरे ख्याल में जो तरजीह होगी और अगले बजट में वो ज्यादा बेहतर नजर आएगी हमें, वो होगी टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना। किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी दहलीज तक रिलीफ जो है वो पहुंचाया जा सके, और जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज है उनको खत्म करना। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में लिटरेचर ये हमें बताता है कि जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज होती हैं वो जिन लोगों के पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा होता है, जिनको उसकी जरूरत नहीं होती, उसको उसका फायदा ज्यादा पहुंचता है। अगर मैं पेट्रोल पे अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी दे रहा हूँ तो जो बंदा 3000 cc 3500 cc गाड़ी चला रहा है उसको शायद पेट्रोल सस्ता जो है वो मिल रहा होगा। जिसने मोटरसाइकिल या चिंकी में पेट्रोल डालना है उसका तो 2 महीने का कंजम्पशन है, जितनी एक बड़ी गाड़ी वाले की 2 दिन की है। तो हमें ये देखना है कि वो जो हुकूमतें अच्छी इंटेंशन के साथ सब्सिडी देने की कोशिश करती हैं, उसको टारगेटेड सब्सिडीज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। यानी ना तो अब ये इंतजार किया जा सकता है कि जो है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आंखें बंद कर दी जाए कि चले कोई बात नहीं, एनर्जी सरप्लस डेट इस साल 2.6 ट्रिलियन पे पहुंचता है, अगले साल वो 3 पे चला जाएगा, 3.5 पे चला जाएगा, पता चले कि वो बबल फट गया। और दूसरा, और ना ही आप ये कर सकते हैं कि इससे जो अवाम है उनको हार्डशिप में इजाफा उनके हो, उनकी महंगाई में इजाफा हो। तो ये एक बैलेंस रखना जो है ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल काम तो है, लेकिन लग रहा है इस वक्त जो कम अज कम जिस तरह की पॉलिसी। अच्छा आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसका आपने जिक्र किया कि हुकूमत को ये करना होगा, एक शॉर्ट टर्म है। अभी आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है और शुरू होने वाला है। फौरी तौर पे जो आवाम को रिलीफ देना है, जो टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात है, उसमें हुकूमत को फिर क्या करना होगा ताकि लोगों को रिलीफ पहुंचे। उसका जिक्र भी वज़ीर आज़म साहब ने किया यूटिलिटी स्टोर्स की शक्ल में।
देखिए वो सिर्फ हुकूमत, फेडरल हुकूमत नहीं कर सकेगी, फेडरल हुकूमत तो सिर्फ पैसे दे सकेगी। ठीक। जो जो इंश्योर करना है कि यूटिलिटी स्टोर से आगे पिल्फरेज ना हो जाए, पता चले कि जी किसी पेरिफेरी के यूटिलिटी स्टोर से जितना वो रिलीफ का सामान आया वो कंज्यूमर को मिलने की बजाय ओपन मार्केट में बिकना शुरू हो गया, तो वो वहाँ पे प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनको मोहतात रहना होगा। और इस पर की पूरी चेन, यानी ये टीम वर्क होगा। अगर हम सिर्फ ये समझें कि वफाकी हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर जो रमजान मुबारक की जो आपने बात की सिर्फ पैसे दे के रिलीफ हो जाएगा, तो वफाकी हुकूमत अपना काम पूरा करते हैं कि बजटरी ट्रांजैक्शन करनी है, यूटिलिटी स्टोर के लिए ग्रांट जो है रिलीज करनी है, वो चली गई। उसके बाद जो तमाम सूबाई हुकूमत है, हाँ उनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है या उनका ताल्लुक दूसरी पार्टी से है, और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनको एक्टिव होना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि जिस जिले का एसी जो है जिस तहसील में वो एक्टिव होगा, डीपीओ एक्टिव होगा, जिले का डीसी एक्टिव होगा, वहाँ पे आपको ये शिकायतें कम सुनने में मिलेंगी। तो इट्स बेसिकली टीम वर्क को सबको करना होगा। और अगेन मेरी इतलाह के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारे चीफ सेक्रेटरी साहबान से मुसलसल इस पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं और उनको गाइडलाइन भी दे रहे हैं। और अगेन दैट इज अवर कलेक्टिव, ठीक, या तो कलेक्टिवली टीम इसको डिलीवर करेगी या खुदा साथ साथ फिर इस पे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब आपका। तारिक पीरज़ादा साहब, एक वज़ीर आज़म साहब ने एक और बात भी की और वो करप्शन के हवाले से की कि वही बात कि जब नैब से लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने केसेस के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो वो हाथ भी लहराते हैं, फूलों की पत्तियां भी उन पे निछावर की जाती हैं। ये भी हमारे बड़े मसाइल है ना कि आप जिसने मुल्क का पैसा लूटा और वो आप अवाम के सामने किसी और शक्ल में पेश हो रहे हैं, ये भी हमारा एक बड़ा एक समाजी मसला भी तो है ना। ये समाजी मसला है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। मसलन जब वो शख्स जो एक मुजरिम है बुनियादी तौर पर, मैं तो मुलजिम भी नहीं कहता, जिसने अरबों रुपए चोरी किए, नैब में उसका मुकदमा चल रहा है, चूँकि अखलाकियात बिल्कुल मर चुकी है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि मकासद के हुसूल के लिए हर नाजायज़ हरबा और माकियावेलियन जो सोच है वो जायज़ है। तो आपने इन लोगों को शिकस्त देनी है मीडिया में और ज़राए इब्लाग के ज़रिए लोगों को ये बताकर कि ये जो शख्स अभी तकरीर करके गया है, ये अपने चेहरे को चमकीला और साफ शख्सियत के तौर पर पेश करने के लिए इसने ये सारी गुफ्तगू की है, ये इसके जराइम है। और ये बात आपने इतने ज़्यादा तसलसल के साथ करनी है कि मुजरिम जो है एक मासूम शख्सियत में तब्दील ना हो सके। और यही उनकी कामयाबी है अभी तक कि जब वो खाकान अब्बासी खड़े होकर कहता है, जिसने कभी जहमत ही नहीं की कि कतर से लेने वाली जो गैस है, आने वाली गैस है, 5 साल कोशिश की है सारी दुनिया ने, उसने कीमत ही नहीं बताई, उसने कहा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरह के लोगों को जो भी उसकी हरकत है, आपने उनको उनका तोड़ करना है। सोचिए जो मीडिया की टीम है वजीर आजम की, वो कोई एक फवाद से नहीं काम चलेगा, मुसलसल सारा दिन आपको ये उनका जवाब देना पड़ेगा। शर की कुव्वत, मुझे नहायत अफसोस से ये कहना पड़ता है, सच की कुव्वत पर आज के दौर में तो भारी हो चुकी है। और इसी जो मसले को आपने निमटना है, वरना वो 11 लोग जो सुबह से लेकर पीडीएम के शाम तक हुकूमत को गाली दे रहे होते हैं या क्या कहते हैं सही मसाइल को गलत अंदाज में पेश कर रहे होते हैं। कश्मीर के मसले पे वजीर आजम मसलन मैं आपको कहता हूँ वजाहत कर चुके हैं कि वो एक जो कुछ हुआ सो हुआ, असल पॉलिसी ये है, लेकिन मुसलसल तकरीरें हो रही हैं उसके ऊपर और पेश किया जा रहा है कि कश्मीर की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। आपने इस मसले को निमटना है इसी तरह ही कि उनकी शर की गुफ्तगू को अपने तवातुर और तसलसल के साथ तरदीद करते चले जाना है ताकि लोगों तक आपका नुक्ता पहुंच जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उनकी बात को सही समझ लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इनके लिए मसला है। आमिर साहब, ये जो लूटी हुई दौलत की बात भी की जाती है और केसेस की भी बात की जाती है, आज उस पर शहजाद अकबर साहब ने मज़ीद भी बड़ी ब्रीफिंग दी है। चीनी माफिया, शुगर माफिया और फिर इनके केसेस, मामलात जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे तो तभी कोई पैसा आएगा। और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि क्या कुछ ऐसा बुनियादी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि आपका कारोबार चलता रहे और ये जो मईशत का जो पहिया ये रुके ना, ये चलता रहे।
یہ مطلب جب میں سن رہا تھا پیرزادہ صاحب کو تو میرے ذہن میں یہی بات ہو رہا تھا. میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ کا ایک سوال کو 3 حصوں میں جواب دوں گا. پہلا آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ عمومی کا پاکستان واپس آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان گرو نہیں کرے گا, اس کی ترقی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگی. میں آج 2014 تک میں الماتے قازقستان میں رہتا تھا. تو نظر بائف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو ان سے پہلے جو صاحب تھے وہ کچھ چوریاں کر کے انہیں کثیر رقم, یعنی آپ پتہ ہے 4 سب سے بڑا کنواں گیس کا یہ وہ پاکستان کے پاس بڑے بہت معدنیات ہیں اور تیل کی اور گیس کی بہت قوت ہے ان کی کیسپین سی میں, کاشاگان آئل فیلڈ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے جو ادارے تھے انٹرنیشنل ادارے, یعنی اس میں IMF, ورلڈ بینک, یورپین بینک فار ریکنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ, ایشیائی بینک, سب کو بلایا, کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں ڈیولپمنٹ میں اور اس میں, لیکن آپ کو ایک فنڈ بنانا پڑے گا جس کے اندر وہ سوئس بینک کی منی ڈال دیں اور اسی سے ہماری بوروئنگ کرائیں. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے مجبور کیا. اور اس پروجیکٹ کا کہیں اس دنیا میں ذکر نہیں آتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک 16 ملین کا ملک ہے, انڈیا کے 2.33 ملین اسکوائر کلومیٹر کا. اچھا, دوسری بات کہ کیا یہ اگر پیسہ واپس نہیں آیا تو کیا پاکستان ترقی نہیں کرے گا؟ میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے. آپ جس طرح ابھی دیکھ رہے ہیں اس سال, جس طرح ابھی پرائم منسٹر وہ حماد صاحب نے بھی بتایا تھا کہ کتنے کنسٹرکشن انڈسٹری, سیمنٹ سیلز, کار سیلز, یہ دیکھیے معیشت پاکستان کی اگر آپ باہر جائیں, نکلیں اور پھریں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں بہت افراط زر ہے اور بہت پیسہ ہے, لیکن وہ حکومت کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارا بنیادی سوال یہاں پہ واپس آتا ہے کہ ایک اچھی گورننس, آپ نے بھی ذکر کیا تھا. تو دیکھیے یہ دنیا کا اصول ہے, ایڈ کیمپس کی کتاب ہے فیسز آف کرپشن, اس میں اگر آپ پڑھیں تو وہ اینڈ پہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں, متفق ہیں کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے میں کرپشن ختم کرنے لگا ہوں, آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں اپنی گورننس بہتر کرنے لگا ہوں. سیدھی سی بات. یہ ابھی آپ نے سرحی صاحب کا دیکھا نا کہ وہ آلریڈی سوچ رہے ہیں چوری کا یوٹیلیٹی سٹور میں اور یہ اور وہ, حالانکہ اگر آپ اپنے سسٹمز, جس کا وزیر اعظم نے پھر ذکر کیا کہ وہ انہوں نے ہمیں کمپیوٹرائز سسٹم لگانے نہیں دیا, کیا مجال ہے کہ وہ کیوں نہیں لگانے دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو جس کو آپ کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے, اور صرف کہیں بھی نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم ہمیشہ حکومت کو دیکھتے ہیں, اور یہ آخری میں کہ اس پہ نقطے پہ کہوں گا کہ حکومت کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ حکومت بازار لگا دیے کر دے. اب میں امریکہ میں رہا ہوں, ہم ہیوسٹن جاتے تھے ایز اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, وہ امریکی تاجر ہمیں ہمارا جو گروسری اسٹور تھا وہ کم پیسے پہ دیتا تھا کہ تم لوگ فاسٹ کر رہے ہو, لینٹ ہو یا وہ ہو, یہ وہ ہمیں تھا. ابھی آپ نے دیکھا آسٹریلیا سے آج کل میمس آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے بازاروں میں کمی کر دی ہے, نیوزی لینڈ میں دیکھ لیجیے. بالکل صحیح. تو کیا یہ ہمارا تاجر صرف اسلام کو نماز سمجھتا ہے, حج سمجھتا ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے کہ بھئی تم ایک مہینے کے لیے معاملات, یہ معاملات زندگی, اسلام عبادت نہیں بلکہ اس کے ساتھ سے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں, اور سب سے بڑا اسلام ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. معاملہ کس کا؟ انسان اور انسان کا. بالکل, اس پہ تو اللہ میاں نے حد ہی رکھ دی نا کہ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے اور تم اس کی معافی بھی نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. حقوق العباد میں جو اشارہ کیا. جی ضرور ضرور. وہ جو حضرت عمر کا لافانی قول ہے کہ فرات کے کنارے ہیں ایک کتا بھی اگر بھوکا سو جائے تو اس پر بھی میری پکڑ ہوگی, یہ اس کا حاضر. ایک ذرا سی بات ذکر کر دوں, یہ ابھی کل پرسوں 2 دن کی بات ہے, یہ چینی کی جو شوگر ملز کے لوگوں نے کہا کہ حکومت 17% اپنا سیلز ٹیکس کم کر دے تو ہم 80 روپے پر چینی دے سکتے ہیں. تو میں آپ سے آف دا ایئر بات کر رہا تھا, میں نے کہا انہوں نے حکومت سے تو کہا کہ اتنا کم کر دیں, لیکن جو ان کا اپنا منافع ہے اس میں سے 10 روپے کم کرنے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, ورنہ یہ 80 کی بجائے 70 پہ بھی آ سکتی ہے. یہ وہ کرپشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, اور اسی کو شکست دے کر گورننس صحیح بنا کے, انتظامی صلاحیت کو بہتر سنا کے چلا کر آپ نے آگے چلنا ہے, ورنہ یہ لوگ چھائے رہیں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے اپنی گفتگو میں جب وہ چینی کا ذکر کر رہے تھے اور شوگر مافیا کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ اگر 1 روپے کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو 5 سے 6 ارب روپے زیادہ کمائے جاتے ہیں, یعنی اربوں روپے کا اسی طرح یہ ٹیکہ لگتا ہے عوام کو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ, یہ عامر صاحب نے بڑا درست فرمایا کہ صرف حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, بنیادی طور پہ ہمیں اجتماعی سوچ رکھنی ہوگی, اور جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, تاجر, یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے.
बेइंतहा बनती है। जो समाजी सतह पर, निचली सतह पर मकामी रहनुमा हैं, ये उनके काम है असल में। जो म्यूनसिपल वो जो यूनियन काउंसिल की सतह पर काम हुआ करता था वो मौजूद नहीं है, या हैं तो गैर मौसर हैं। तो मैं इसीलिए कुछ देर पहले बात कर रहा था कि यूफा का दौर में मुझे बेशुमार नकाइस नज़र आते हैं और मैं उसके खिलाफ ही था, जहनी तौर पर आज भी हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से रियासत ने की, उसत भी है की और आज भी हो सकती हैं। चीनी और आटे की राशनिंग होती थी, मैं राशनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कम अज़ कम कुछ सूरत निकालें इस मौजूदा दौर में, जबकि ये लोग काबू आपसे नहीं आ रहे हैं, कि आप लोगों तक उन चीज़ों को पहुँचाने का इंतज़ाम करें। मैं कुछ अर्से पहले लाहौर में था, तो वो जो ठोकर न्याज बेग का इलाका है, वहाँ पर एक कंटेनर था जिसमें आटा लाकर हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की तरफ से वो लोग दे रहे थे और लोग लेकर जा रहे थे। 10-20 हज़ार कंटेनर इस मुल्क में अगर लगे हुए हों तो कहीं तो मार्केट के ऊपर एक असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये लोग इसी तरह कॉन्फ्रेंसें करके अपने आप को मासूम शख्सियत के तौर पर पेश करेंगे और इनका हाथ भारी रहेगा। मीडिया के अंदर ये जोरदार है, इनके पास मालियाती वसाइल हैं, जिनके पीछे सियासी जमातें जो इलेक्शन हार चुकी हैं वो खड़ी हुई हैं और हुकूमत तने तनहा है। तो चनाचे हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी हरकत चाहिए है और आवाम की तरफ से भी, जिसका हमने यूनियन काउंसिल और दूसरी मकामी सतह पे जो शख्सियतें होती हैं उस सतह पर काम करने की ज़रूरत है और ये जल्दी करने की ज़रूरत है। अगर आप ताख़ीर करेंगे तो ये इलेक्शन ख़त्म होने के साल आने वाला है। लोग, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी यादाश्त इतनी कमज़ोर है। ठीक है, सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब, आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर ज़फ़र दुरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो जाता है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।